तो फाइनली हमारे पास जो बात आ जाती है वो ये कि भाई जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं लिविंग बींग्स की, एक तो मेटाबॉलिज्म है हमारे पास, एक सेलुलर स्ट्रक्चर है और तीसरा है कॉन्शियसनेस। तो दीज थ्री आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग बींग्स। ठीक है भाई। अब बेटा एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं इमर्जेंस। एज सच स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन दो चीजें लिखी हुई हैं, दो गोल्डन पॉइंट्स हैं वो। ठीक है, पहला है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ अ टिश्यू आर नॉट present in its constituent cells, but arise as a result of interactions among them, तो जो प्रॉपर्टीज हैं एक टिश्यू की, आपको पता है बेटा कि बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो टिश्यू है उसकी प्रॉपर्टीज उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि यूं कहूं कि ऐसा नहीं है कि किसी टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है, ठीक, वो सिर्फ उसकी सेल्स में जो प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टीज को अगर जोड़ दिया जाए तो टिश्यू की प्रॉपर्टी आ जाती है। ऐसा नहीं है, बल्कि जो वो सेल्स हैं बेटा उनका आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। उनका आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, और फिर उस इंटरेक्शन से न्यू प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं और जो अल्टीमेटली क्या फॉर्म करती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ टिश्यू। यानी कि सेल्स के बीच में इंटरेक्शन से एक न्यू प्रॉपर्टी क्या हो रही है, एमर्ज हो रही है, एमर्जेंस हो रहा है। ठीक, ओके। तो एक तो पॉइंट ये है। अब इसी के साथ देखो अगला पॉइंट ये है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेल, the properties of a cell is not the result of, या ऐसे लिख सकते हैं, is not present in its molecular components, ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स, बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस एमंग देम। उनके बीच में आपस में, मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है बेटा, तो उन मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उससे जो प्रॉपर्टीज अराइज होती हैं वो अल्टीमेटली क्या बनती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल। तो ये दोनों चीजें बेटा एक और लिविंग बीइंग की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरफ ले जाती हैं, दैट इज इमर्जेंस, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये छुपा हुआ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, अगर आ जाएगा तो गलती हो जाएगी, राइट। सो दीज आर फाइनली द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो एक लिविंग बीइंग जो है वो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना उसके अगेंस्ट या उसके लिए क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। जो भी उसको स्टिमुलाई मिलता है एक्सटर्नली, चाहे फिजिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे केमिकल हो, बिहेवियरल भी है कोई स्टिमुलाई, तो उसके लिए क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, राइट। चले, तो ये फाइनली एक चीज हो जाती है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। तो देखिए एक दो क्वेश्चंस भी हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, इस पार्ट से बहुत ज्यादा कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं। इट इज मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल, बिकॉज एक छोटा एनिमल जो है वो ऊपर की तरफ रन करेगा, अप हिल रन करेगा, ज्यादा आसानी से कर पाएगा, क्यों, ठीक है, एक एज कंपेयर टू अ लार्जर एनिमल। तो देखो बेटा, जितना स्मॉलर साइज होता है उतना मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है वो उतना हाई होता है, और जितना मेटाबॉलिज्म हाई होगा जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
इसलिए जो छोटा एनिमल है उसमें जो एनर्जी प्रोडक्शन का रेट है ज़्यादा होने की वजह से वो आसानी से अप हिल रन कर जाएगा। ठीक, तो जो है मतलब जो बात है वो तो मैंने बता दिया आपको। अभी ज़रा ऑप्शंस को ज़रा देख लेते हैं। इट इज़ ईजियर टू कैरी अ स्मॉल बॉडी वेट। हाँ ठीक है, सही बात है यार, ठीक तो लग रहा है, लेकिन और जरा ऑप्शंस देख लेते हैं। स्मॉलर एनिमल्स हैव अ हायर मेटाबॉलिक रेट। यस, दिस इज करेक्ट। ठीक है, स्मॉलर एनिमल्स का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो हायर होता है। स्मॉल एनिमल्स हैव लोअर O2 रिक्वायरमेंट्स। नो नो। द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल्स इज लेस देन इन। नो, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका दूसरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। देखो भैया, सारे ऑप्शंस आ जाए ना, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव, ठीक है, 3 चीज़ें ही हैं और वही डिफाइनिंग है। एक तो कॉन्शियसनेस, दूसरा मेटाबॉलिज्म और तीसरा सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, देखते हैं। तो बोल रहे हैं कि कौन सा एस्पेक्ट है एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर लिविंग थिंग का। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन विट्रो, अकरिंग इन विट्रो। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो इन विट्रो हो रही हैं, जो लैब में हो रही हैं, वो मैंने आपको बताया कि वो लिविंग रिएक्शंस हैं बेटा, लिविंग थिंग्स नहीं है, क्योंकि वो किसी सेल के अंदर नहीं हो रही हैं। ठीक है, सो ये दिस इज नॉट राइट। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। देखो ये ऑप्शन सही हो सकता था। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, बट यहाँ पर इरिवर्सिबल लिखा होना चाहिए था, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। ठीक है, तब ये करेक्ट हो सकता था। ठीक, कुड हैव बीन एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, बट अभी हम लोग इसको सही नहीं मान रहे हैं। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी। ओके, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट, जो आसपास के एनवायरमेंट में इवेंट्स हो रहे हैं उसका परसेप्शन। ठीक है, उसको देखना, उसको समझना, ठीक, कि क्या हो रहा है। ठीक है, और उसकी मेमोरी भी रखना। राइट, तो दिस इज करेक्ट। तो ये बेटा बेसिकली कॉन्शियसनेस की तरफ ले जा रहा है, सही है। इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल both on surface as well as internally. No, this is not right. ठीक है, बाहर से externally accumulation जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है भाई, तो दिस इज करेक्ट। सो आंसर इसका हो जाएगा 3। 2011 में एक बार क्वेश्चन आया, 2016 में, तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ अल्टीमेटली आप इतनी बात याद रख सकते हैं, ठीक, कि 3 डिफाइनिंग फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। दैट्स ऑल। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स नेक्स्ट पार्ट है। आई थिंक एक पार्ट और भी है बेटा, एक चीज़ और इसके अलावा बताना चाहता हूँ आपको, देखिएगा ज़रा। और वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। टैक्सोनॉमी पे बढ़ेंगे। एक छोटा सा पैराग्राफ एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विविधता है। ठीक, जो लिविंग वर्ल्ड है हमारे आसपास उसमें कितनी विविधता है। ठीक है, तो देखो, नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्कवर्ड, अभी तक कितनी स्पीशीज डिस्कवर कर ली गई हैं टिल डेट। प्लांट और एनिमल की बात चल रही है यहां पर। तो ये जो संख्या है बेटा वो 1.7 से 1.8 मिलियन, मिलियन में नंबर देता है एनसीईआरटी। ऐसा क्यों करता है मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि मिलियन में तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं कभी भी। ठीक, ये यूएसए का तरीका है पढ़ने का, बट ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है भाई। ठीक है, यानी 17 से 18 लाख। इतनी प्रजातियां हैं, इतने लोग नहीं, समझ लेना, इतनी स्पीशीज हैं। ठीक, ओके, तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं। तो है भी नंबर काफी सारा। ठीक है, इसमें में से बेटा लगभग 1.2 मिलियन यानी लगभग 12 लाख एनिमल्स हैं और लगभग 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। ठीक है, अब अगर पूछे कि कौन से इकोसिस्टम्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कौन से इकोसिस्टम्स में आपको सबसे ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है, यानी अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं। समझना, इस बात को ऐसे समझना। डाइवर्सिटी का मतलब, जैसे अभी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने सिर्फ एक होमो सेपियंस ही खड़ा है, एक स्पीशीज़ खड़ी है। ठीक है, अगर मेरे साथ साथ इस डायस पर, स्टेज पर, ठीक है,
मेरे साथ एक मान लीजिए बफेलो भी हो, एक काऊ भी हो, और एक चीता भी ले लेते हैं, ठीक है, और इसके अलावा बस करते हैं, इतना काफ़ी है, ठीक। तो थोड़ी डाइवर्सिटी जो है वो यहाँ की बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बार चीता ले लेंगे तो इसके बाद डाइवर्सिटी धीरे धीरे कम ही होगी, ठीक है, समय के साथ। लेकिन फिलहाल आप समझे कि जब मैंने एक से ज़्यादा स्पीशीज़ का नंबर बढ़ाया तो मैंने बोला डाइवर्सिटी बढ़ गई, राइट, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, तो बेटा दो तरीके के इकोसिस्टम्स होते हैं। देखो, एक होते हैं इकोसिस्टम्स टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन वाले, और एक होते हैं पानी वाले, ठीक। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जैसे फॉरेस्ट एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम जैसे लेक, पॉन्ड, ठीक, सी, ओशिन, ये सारे जो है वो कैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। अमेज़न के जंगल जो हैं साउथ अमेरिका में, ठीक है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है बेटा, सबसे ज़्यादा पूरी पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, और अमेज़न के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा बेटा कोरल रीफ, एक्वेटिक इकोसिस्टम में कोरल रीफ्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इन कोरल रीफ्स यू विल फाइंड द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कोरल रीफ्स होते हैं शैलो जो वाटर होता है ना, ओशिन में शैलो वाटर जो होता है आगे ही, मतलब बहुत गहराई में नहीं, जो आगे का शैलो वाटर होगा उसमें सीलेंट्रेट्स जो होती हैं, ठीक, सीलेंट्रेट्स का स्केलेटन वो वैसे ही बचा हुआ रह जाता है, और फिर उसमें बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह आकर रहने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी को कोरल रीफ कहा जाता है, ठीक। सो कोरल रीफ्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये दोनों मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करते हैं। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ओके। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है अब इस चैप्टर का वो अब से स्टार्ट हो जाता है। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, ठीक है, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। देखिए भैया, टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, चार चीजें जो हैं वो टैक्सोनॉमी के अंदर आती हैं बेटा। ठीक, क्या क्या? आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। इन सभी चीजों के लिए और किसका कर रहे हैं, किसका रहे हैं, ये भी समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा आप एक टैक्सोनॉमिस्ट हैं, तो आप जंगलों में घूम रहे हैं, ठीक, अचानक से आपने एक पेड़ देखा, आपने देखा कि यार ये जो पेड़ है इसका कहीं भी किसी भी लिटरेचर में कोई नामो निशान नहीं है, ठीक। तो आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसको पहचानने का प्रयास किया, ठीक, सबसे पहले उसको पहचानने का प्रयास किया। और पहचानने के लिए आपको उसके साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, उसके कैरेक्टर्स को पहले क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहचानना और उसके कैरेक्टर्स को नोट डाउन करना मेरे हिसाब से तो दोनों एक दूसरे के साथ की ही प्रोसेस हैं, ठीक है। आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक, और साथ ही साथ उसके कैरेक्टर्स को नोट डाउन करेंगे। फिर आपके पास जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो फैमिलीज प्रेजेंट हैं, जो आपके क्लासेस प्रेजेंट हैं, उनसे आप मिलाने का प्रयास करेंगे कि देखो भैया कहीं से कुछ मिल रहा है क्या, कहीं से कुछ मिल रहा है, अच्छा इसकी पत्तियां ऐसी हैं, इसके फल ऐसे हैं, ठीक है, इसकी रूट्स ऐसी हैं, ठीक, इसमें इस प्रकार का टिश्यू पाया जा रहा है, अलग अलग चीज़ें आप मॉर्फोलॉजी देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, जो देख सकेंगे, ठीक है। और फिर उसको पहले से जो स्टैब्लिश्ड डेटा है आपके पास उससे मिलाने का प्रयास करेंगे। मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, और मिल जाता है तो बहुत बढ़िया ये कि आप आसानी से उसको फिर उस ग्रुप में रख देंगे। और नहीं मिलता है तब भी देखेंगे कि कौन से ग्रुप से उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा मैच कर रहे हैं, फिर उसको वापस से वहाँ पर रख देंगे, यानी उसको क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। अब देखो आपने ढूंढा है, आपने ढूंढ लिया है, ठीक, तो आप उसका एक ऐसा नाम रखें, स्टैंडर्ड नाम रखें जो पूरे वर्ल्ड में हमेशा के लिए एस्टैब्लिश हो जाए, ठीक। तो नॉमेनक्लेचर करेंगे,
नाम रख देंगे। और ऐसा नाम, ऐसा नहीं कि आप हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी में नाम रख दिया आपने, और जो है और कहीं पर इंग्लैंड में बैठा हुआ जो साइंटिस्ट है, ठीक है, या मान लीजिए चाइना में बैठा हुआ जो साइंटिस्ट है, ठीक, उसको तो पता नहीं चल रहा कि यार ये कौन सी चीज़ है, वो कैसे पहचानेगा, ठीक। तो एक भाषा को क्या कर लिया गया, डिसाइड कर लिया गया, ठीक है, लैटिन भाषा को डिसाइड कर लिया गया, ठीक, और एक सेट रूल्स बना दिए गए और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही नाम रख दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा नॉमेनक्लेचर, ठीक है भाई। तो आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। ये क्या है, बेसिक एलिमेंट्स हैं टैक्सोनॉमी के, इन चीजों से मिलकर बनती है टैक्सोनॉमी, राइट, ठीक है। एक ग्रीक टर्म है बेसिकली ये टैक्सोनॉमी, ठीक है। दिस वाज, अच्छा, जनरल नॉलेज, दिस वाज गिवन बाय, द टर्म वाज गिवन बाय A.P.D. कैंडोल, ठीक है, A.P.D. कैंडोल ने बेटा ये टर्म टैक्सोनॉमी दिया था, ओके, ठीक है भाई। अब अच्छा बात आती है कि सर ये सब कुछ जो कर रहे हैं इसमें बेसिस क्या है, यस, ठीक है। अच्छा, बेसिक एलिमेंट्स आपको मैंने बता दिए ऑलरेडी, बेसिक एलिमेंट्स आई हैव टोल्ड यू। ओके, सो बेसिक एलिमेंट्स जो है वो बता दिए मैंने, फिर से वही लिख देता हूं मैं आपसे यहां पर। सो दीज आर आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है भाई। बेटा इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जब आप एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है, तो जो डेफिनेशंस लिखी हैं खास करके क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, पूरा जो है वर्ड्स टू वर्ड वो सेंटेंसेस लिख कर दे देगा, पूछेगा ये क्या है, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर एनसीईआरटी से पढ़ें, ध्यान रखिएगा क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन, ठीक। अब बात करते हैं सर कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी का बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। उससे पहले देखिए जरा कि जो ओल्ड टैक्सोनॉमी है, इसका बेसिस क्या है, तो इसका बेसिस था बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी, ठीक, ओके। अब मॉडर्न टैक्सोनॉमी का बेसिस क्या है, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बेसिस में एक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसके बाद बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर भी आता है, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी को भी देखेंगे, और इसके बाद और भी अंदर जाएंगे, ना सिर्फ एनाटॉमी यानी टिश्यू टाइप्स को देखेंगे, बल्कि सेलुलर स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये जो मैं पेड़ देख रहा हूं या ये जो मैं जानवर देख रहा हूं सबसे पहली बार, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस। और फाइनली इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इतना ही नहीं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी देखेंगे बेटा। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि कोई प्लांट, कोई एनिमल अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव है और वो एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव डाल रहा है, ठीक। तो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी देखने में भी लग रहा है कि हाँ मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, कुछ कुछ काम हुआ है, तो इतनी चीजें जो हैं वो कंसीडर करके चलती है मॉडर्न टैक्सोनॉमी, राइट। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी कंसीडर्स ऑल दीज एलिमेंट्स। ओल्ड टैक्सोनॉमी से कंपेयर करेंगे तो सर एक ही चीज मिलती है, वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। सो दिस इज टैक्सोनॉमी। आगे देखते हैं। अब आता है सर सिस्टमैटिक्स, अब कुछ नया आ जाता है, ठीक है। देखो अब यहां पर एक वैज्ञानिक का नाम जो है आएगा आपके सामने और आगे तक वो जुड़ा रहेगा,
और वो हैं कार्लोस लीनियस। ठीक है, उनका नाम है कार्लोस लीनियस। दिस टर्म सिस्टमैटिक्स, दिस वाज गिवन बाय कार्लोस लीनियस हिमसेल्फ। ठीक है, और यही फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स वगैरह भी हो जाएंगे। ठीक है, फादर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम किया इसमें। सिस्टमैटिक्स जो टर्म है बेटा, ठीक है, सिस्टमैटिक टर्म जो है, दिस मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ये जो टर्म है इसका मतलब ही क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, किसी चीज को सिस्टम से अरेंज कर देना। ठीक, अब है क्या ये, क्या चीज इसमें बदल जाएगी, टैक्सोनॉमी से कैसे अलग है? ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या कंसीडर करता है, कितनी डाइवर्सिटी है, जरा उसको देखा जाए, पढ़ा जाए भाई उसको। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, कैरेक्टराइज किया जाए, फिर क्लासिफाई किया जाए, नाम रख दिया जाए। ठीक, ओके। सिस्टमैटिक्स में क्या नया लेकर आए कि सिस्टमैटिक्स में लीनियस ने कहा कि एक चीज और कंसीडर करो कि ये जो हम देख रहे हैं इसका इवोल्यूशन कहां से हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, कहां से पैदा हुआ है ये, इसके पूर्वज कौन थे। राइट, सो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसीडर किया जाता है। तो सिंपली अगर मैं कहूं बेटा, तो सिस्टमैटिक्स में और कुछ भी नहीं है। सिस्टमैटिक्स, आई कैन राइट सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी। तो मतलब सारे जो एलिमेंट्स हैं टैक्सोनॉमी के वो सिस्टमैटिक्स में भी हैं, प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के लिए एक जो वर्ड यूज होता है बेटा वो है फाइलोजेनी। सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। ठीक है, सिस्टमैटिक्स जो है वो टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी है। तो आपकी एनसीईआरटी जो डेफिनेशन लिखती है सिस्टमैटिक्स की, कि वो क्या कंसीडर करता है, डाइवर्सिटी अराउंड द लिविंग वर्ल्ड एंड ऑल्सो रिलेशनशिप्स अमंग देम। पढ़ना बेटा जाकर। ठीक है, डाइवर्सिटी अराउंड द लिविंग वर्ल्ड एज वेल एज द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप्स क्या हैं वो भी कंसीडर करता है। तो सिस्टमैटिक्स बराबर टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं।